हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। हमारे चैनल पे लूसेंट की एक नई सीरीज की जा रही है शुरू, जो अपडेटेड लूसेंट के साथ साथ एक नए पैटर्न से आपको बताई जा रही है। जो सामान्यतः जितने भी ऑल टीचिंग एग्जाम्स हैं, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट वगैरह एग्जाम्स, और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स अगर आप देखेंगे तो ये फैक्चुअल बेस पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सब में लूसेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप लूसेंट की तैयारी एक प्रॉपर तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो शुरू करते हैं। आज हमारा सेकंड सेशन है। पहला सेशन जिसने ना दिया हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड सेगमेंट से, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में 5 मुख्य रूप से व्यापारिक कंपनियां आई थी, जिसमें पुर्तगाली सबसे पहले आई थी, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। प्रश्न इस तरीके से बनता है कि सबसे पहले आने वाली कंपनी, सामान्यतः लोगों को याद होता है कि पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई थी हमारे भारत में। लेकिन एक प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि सबसे अंतिम में जाने वाली कंपनी कौन सी थी, तो वो भी पुर्तगाली कंपनी थी, जो 1961 में पुर्तगाल से फ्री होके जाती है। तो पहली और सबसे लास्ट आने और जाने वाली कंपनी आपको पता होना चाहिए। इनके सीक्वेंस ईयर वाइज आपको पता होने चाहिए कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आती है, उसके बाद कौन सी आती है। तो ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसके पहले पॉइंट पे कि पुर्तगालियों की कंपनी से अगर हम शुरू करें कि 17 मई 1498 को वास्को डिगामा, जो पुर्तगाल का मुख्य रूप से व्यापारी था, कोई जो है कि सैन्य या कोई नेता नहीं था बल्कि व्यापारी था, जो भारत के पश्चिमी तट जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो आपने जो गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल वाला जो छोर देखा है समुद्र के किनारे, उसको हम पश्चिमी तट कहते हैं। कालीकट एक जगह है, बंदरगाह है, वहाँ भारत में पहुँच के वहाँ पे यूरोप और भारत के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। जैसे आपने सुनते होंगे किताबों में कि वास्को डिगामा ने जो है कि भारत की खोज की। असल में भारत की खोज ना करके बल्कि भारत और यूरोप के बीच में एक समुद्र का मार्ग खोजा जहाँ से वो व्यापार कर सकते हैं। कोई भारत खोया नहीं था कि हाँ भारत की खोज की, बल्कि एक उसने मार्ग की खोज की है कि जहाँ से हम समुद्र के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। और इस यात्रा में सहयोग किया था उसके गुजराती एक पथ प्रदर्शक, जिसको अब्दुल मनीद या अब्दुल मजीद भी कहा जाता है। अगले पॉइंट को हम देखते हैं कि पुर्तगाली कंपनियों को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, शासन चलाने के लिए अपने कुछ गवर्नर जनरल नियुक्त करने थे, या वायसराय जिसे हम कहें। तो 1505 में अगर आप देखेंगे तो फ्रांसिस्को अल्मीडा, जो कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था, या दूसरी भाषा में कहें कि किसी भी कंपनी का सबसे पहला वायसराय अगर हम मानेंगे तो पुर्तगाली वायसराय ही था। उसके बाद 1509 में जो पुर्तगाली शक्ति का व्यापारिक मतलब वास्तविक गवर्नर माना जाता है, जिसने पुर्तगाल की कंपनी को यहाँ बहुत मजबूती से इस्टेब्लिश किया, तो 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है कि आया था, भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। और 1510 में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही शाह से जो है कि गोवा को छीन लिया था। तो प्रश्न बन जाता है अक्सर कि बीजापुर के किस शासक से अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा जीता था, तो 1510 में जीता था। आपसे एक प्रश्न और बनता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है कि शुरू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब हिंद महासागर में पुर्तगालियों का अपना एक प्रभुत्व स्थापित करना था, जिसकी शुरुआत फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने की थी 1505 ईस्वी में आकर। अगले प्रश्न को देखते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, ये व्यापारिक कोठी का यहाँ पे आप कारखाने या इंडस्ट्रियल एरिया से मत समझिएगा, एक किले की तरह होता था जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड आइटम को रखा जाता था, रॉ मटेरियल्स रखे जाते थे। साथ ही साथ वहाँ पे जो इनके गवर्नर थे या जो पब्लिक थी या पुर्तगाली जो व्यापारी थे, वो लोगों के ठहरने का स्थान होता था। तो कोचीन में सबसे पहले खोली गई, जो केरल में है। और दक्षिण पूर्वी तट की अगर हम बात करें, जो आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु का जो कोरोमंडल का जो तट है, वहाँ पे केवल सॉन थोमे नाम की एक जगह थी, वहाँ पे बस उन्होंने अपनी एक बस्ती खोली थी। मुख्य रूप से इनका फोकस पश्चिमी तट पर ही ज़्यादा रहा, और उसमें भी पुर्तगाल का जो फोकस था वो आपके गोवा और केरल वाले क्षेत्र में ज़्यादा था। हम अगले पॉइंट को देखते हैं अगर, तो इसमें अगला पॉइंट दिया है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको एक क्रम याद होना चाहिए कि पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं, फिर उसके बाद डेनिस आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी कंपनी पहले क्रम से आई है। तो पुर्तगालियों के बाद जब डच लोग आए थे, अच्छा डच लोगों के साथ समस्या क्या थी कि इन लोगों ने भारत में जो कपड़े का व्यापार था उसको इस्टेब्लिश किया। जो आज हम सूती वस्त्र की बात करते हैं, बहुत कपड़े इंडस्ट्री में जो है कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें डच कंपनी का बहुत बड़ा सहयोग था। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा व्यापार नहीं किया, इन्होंने अपना व्यापार वगैरह समेटा, और ये जो है कि अपने दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ निकल जाते हैं, जिसमें आपका थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, इन सारे जगहों पर इन्होंने ज़्यादातर फोकस किया। तो भारत में जो है कि डच यात्री के रूप में अगर हम बात करें, वैसे तो ये प्रश्न पूछा नहीं जाता कि कौन डच यात्री है, लेकिन फिर भी अगर दिया है तो आप याद कर लीजिए, कार्नेलियन हाउटमैन, जो कि ईस्वी में जो है भारत के पूर्व सुमात्रा में पहुंचा था। ये मतलब
हिंद महासागर के क्षेत्र में ये पहली बार आया था। और अगर हम आगे देखते हैं अगले पॉइंट पे, तो डचों ने अपनी व्यापारिक जो कोठी थी इनकी पहली, वो मसूलीपट्टनम में। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि मसूलीपट्टनम आज के किस राज्य में स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम जो है कि है। आगे देखते हैं, तो अगला पॉइंट देखते हैं कि मसूलीपट्टनम में जो हुआ, और साथ ही साथ डचों की जो दूसरी व्यापारिक कोठी थी वो पुलिकट में थी, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, जिसको वो लोग जो है कि डच की भाषा में पैगोडा भी कह देते थे, उसे ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना दिया। समस्त गतिविधि का मतलब यहीं पे इनके रहन सहन, यहीं पे व्यापारिक कंपनियां, यहीं पे जो है कि स्टॉक, सारी चीज़ें यहाँ पे ये लोग कर रहे थे। और अगर हम उसके आगे देखते हैं कि पहली बार आपसे पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इंडस्ट्री लेबर थे, यानी औद्योगिक इंडस्ट्री या इकाई में जो काम करने वाले लेबर थे, उनको वेतन देने की जो पद्धति शुरू की थी वो डचों ने की थी भारत में पहली बार। क्योंकि आपने मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो मनसबदारी व्यवस्था थी, या उससे पहले अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के समय पढ़ रहे होंगे, तो वो लोग जो है कि कहीं ना कहीं आप सामंतवादी व्यवस्था को देख सकते हो कि ज़मीन वगैरह दे देते थे। लेकिन यहाँ पर वेतन भोगी व्यवस्था, जो औद्योगिक श्रमिक थे, उनको डचों ने सबसे पहले देना शुरू किया। अच्छा, इसी के साथ हम एक पॉइंट इसको देखते चलें कि कभी कभी टीचर एग्जाम में या यूपी टेट सी टेट में आपसे यूरोपीय कंपनियों के इस्टेब्लिश ईयर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में हुई है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, उस समय ब्रिटेन में जो महारानी थी उनका नाम पूछा जाता है, महारानी एलिजाबेथ। और भारत में उस समय किसका शासन था, तो हमको पता होना चाहिए मुगल सम्राट अकबर का शासन था उस समय। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में होती है, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। जबकि फ्रांस में शासक था लुई 14वां, जिसने कहा था आई एम स्टेट, मतलब मैं ही राज्य हूँ। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। और एक लास्ट कंपनी जिसका कोई जिक्र नहीं है स्टोरी, मतलब हिस्ट्री में ज़्यादा, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1731 में आई थी। तो ऊपर की मुख्य रूप से 5 कंपनियाँ आपको याद होनी चाहिए। और अगर हम बात करें इनकी पहली फैक्ट्री की, कहाँ कहाँ इन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी कोचीन में जो है कि केरल में 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की। डचों ने जो है कि मसूलीपट्टनम में स्थापित की 1605 में, अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की, और डेनिस ने त्रावणकोर में 1620 में, और फ्रांसीसियों ने सूरत गुजरात में 1668 में। अब एक आपको डाउट आएगा कि आपने कई जगह अंग्रेज़ों की पहली व्यापारिक कोठी पे डाउट रहता है कि सूरत है या मसूलीपट्टनम है, तो क्लियर करिएगा कि 1611 में मसूलीपट्टनम में जो कोठी खोली गई थी, वो कह सकते हो कि दक्षिण पूर्वी तट था, कोरोमंडल तट था, या दूसरी भाषा में कहे कि अस्थायी फैक्ट्री थी। लेकिन ये लोग परमानेंटली एक फैक्ट्री स्थापित करना चाहते थे, जो गुजरात में सूरत में। तो 1613 में सूरत में इन्होंने जो है कि पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगले पॉइंट को देखते हैं कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य में जो वेदरा का युद्ध हुआ था। तो ये पूछा जाता है कि डचों का पतन किस युद्ध के द्वारा हुआ, वेदरा का युद्ध, या वेदरा का युद्ध जो है कि किन दो महाशक्तियों के बीच में हुआ, या किन दो व्यापारिक कंपनियों के, तो डच और अंग्रेज। आगे अभी पढ़ेंगे आप 1759 के बाद अगले ही ईयर 1760 में वांडीवास का युद्ध आता है, जहाँ पे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी इसको देखा जाता है। वांडीवास में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में होता है, जहाँ से फ्रांसीसी कंपनी का पतन हो जाता है और अंग्रेजी कंपनी एक प्रभुत्व स्थापित करती है। देखेंगे अभी हम आगे देखते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम वहाँ पे थीं, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र प्रदान किया, जो सामान्यतः 15 वर्ष के लिए था। और इसमें यह कहा गया था कि आप जो है कि जो पूर्वी देश हैं, आप उनसे व्यापार करने के लिए एकमात्र कंपनी है, जो भारत या थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इन सब देशों से आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने जो है कि इस अधिकार को क्या किया, आजीवन बढ़ा दिया 15 वर्ष की जगह, और आगे तक कर दिया कि आप जब तक चाहें तब तक आप व्यापार कर सकते हैं। और इनके इस व्यापार का एकाधिकार 1813 का चार्टर अधिनियम जो आता है, उसके माध्यम से इस एकाधिकार को तोड़ा गया। तो लगभग 200 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले इस क्षेत्र में व्यापार करती रही और एक महाशक्ति बनी। अगले पॉइंट पे देखते हैं कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे, और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। ये इंपॉर्टेंट उतना प्रश्न नहीं है, लेकिन लूसेंट में दिया है, फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है। देखते हैं, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। और 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, और जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन एक व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। तो आप देख रहे हैं कि 1611 में मसूलीपट्टनम में कोठी खोली जाती है, और उसके बाद 1613 में जहांगीर की अनुमति के बाद सूरत में एक कोठी खोलने का इनको फरमान
मिल जाता है। अब प्रश्न देखते हैं, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी, पूर्वी तट का मतलब जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु वाले जो तट हैं, कोरोमंडल तट जिसको हम कहते हैं, तो ये पूर्वी तट कहलाता है। और इधर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में ओपन किया और 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट में सूरत में 1613 में खोलते हैं और यहाँ व्यापारिक कोठी स्थापित की। और पहली बार इन्होंने 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का एक प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे वहाँ पे, इसीलिए जहांगीर से परमिशन लेके 1613 में बाकायदा अधिकार और नियम के साथ इन्होंने फिर कोठी खोली थी। अगर वो 1608 में सफल हो जाते कोठी खोलने में, तो जहांगीर के पास जाके परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 1608 का जो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं अक्सर, वो एक असफल प्रयास के रूप में जानिएगा। जब भी आपसे पूछे कि अंग्रेजों ने सूरत में पहली कोठी कब खोली, तो आपको ऑप्शन में 1613 ही लगाना होगा, वही सही आंसर माना जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं फिर कि 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक जो है कि भारत में रहा और उसने जहांगीर और खुर्रम, जिनको शाहजहां की उपाधि दी गई थी, असल में शाहजहां उनका वास्तविक नाम नहीं था, बल्कि वो खुर्रम नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब उन्होंने दक्षिण का अभियान किया था तो वहाँ पे उन्होंने विजय प्राप्त होने के पश्चात उन्हें खुर्रम की जगह शाहजहां की एक उपाधि दे दी गई थी। और यहाँ से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ सर टॉमस रो, जिसने जहांगीर और शाहजहां से व्यापारिक छूट प्राप्त की। फिर उसके बाद 1632 में अगर आप देखेंगे तो गोलकुंडा के सुल्तान, अगर आप देखते हैं 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर, कितना था ये वार्षिक, मतलब प्रति वर्ष 500 रुपये देते थे और गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। यानी कि जो ये चाहते थे कि भाई दक्षिणी भारत में जो व्यापार करना है बाकी देशों से, तो कोई ना कोई एक उन्हें बंदरगाह चाहिए था, तो इन्होंने 500 रुपये जो है कि वार्षिक पैगोडा जो टैक्स दे के वहाँ से गोल्डन फरमान प्राप्त कर लिया कि चलो हम यहाँ से व्यापार कर सकते हैं इजीली, हमें कोई टैक्स या चुंगी टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं देना होगा। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया और इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। और याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता की स्थापना, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना, इस तरीके से इनकी मैचिंग आती है। एक आध बार तो ये भी प्रश्न पूछा गया है सुपर टेट में यानी कि टीचिंग एग्जाम्स में कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई सबसे पहले कोठी का नाम, अर्थात कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में बनाई गई। अगला हम प्रश्न देखते हैं 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा, जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी होती हैं और उनका एक विवाह होता है ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ। तो पुर्तगालियों के पास तो बहुत अकूत संपत्ति थी भारत की, तो उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि बस हम जेब में हाथ डालेंगे और बहुत सारा पैसा दे देंगे। उस तरीके से उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर दिया दहेज में। सोचिए क्या हैसियत रही और क्या जो है कि अमीरी थी कि एक का एक राज्य उठा के दे दिया जाता था दहेज में। तो चार्ल्स द्वितीय जी को जो है कि दहेज में बम्बई प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपने इंग्लैंड में वैसे ही खुश हूँ, मैं क्या करूँगा इस बम्बई को लेके। तो उन्होंने अपनी फेवरेट कंपनी ईस्ट इंडिया व्यापारिक कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे उठाया और दे दिया। बोला ऐसा करना कि 10 पाउंड, यानी आज के हिसाब से अगर हम देखें, आप बहुत अमीर हो और आप किसी गरीब व्यक्ति को क्या करते हैं कि 5 रुपये दान कर देते हैं, तो उसमें बहुत सेखी बगाड़ते हैं, वो वाली चीज़ है कि 10 पाउंड पे दे दिया। मतलब खाली कहने को होता है कि हम टैक्स ले रहे हैं आपसे वार्षिक किराया, लेकिन असल में उसका कोई यूज नहीं था, वो एक सांकेतिक टैक्स था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने 1668 में दिया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगाली राजकुमारी का नाम भी पूछ लिया जाता है, किस ब्रिटिश सम्राट के साथ विवाह हुआ ये भी पूछा जाता है, और यह भी पूछा जाता है कि बम्बई को जो दहेज के रूप में किस कंपनी ने दिया। तो पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को दिया और 1668 में वो 10 पाउंड में जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, अगले पॉइंट पे देखते हैं हम कि 1687 ईस्वी में जो है कि अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा के कहाँ किया, बम्बई कर लिया। और लास्ट टाइम तक भी इन लोगों ने कोशिश रखी कि बम्बई, अच्छा बम्बई की स्थापना अगर पूछे तो गेराल्ड ऑन्गियर नाम के व्यक्ति ने बम्बई शहर की स्थापना की थी। चलिए हम अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट है इसका कि बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट की अनुमति प्रदान की थी और इस अनुमति को निशान के रूप में जाना जाता है। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानदी, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की थी और यहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि फोर्ट विलियम का जो निर्माण हुआ, जो आगे चल के कलकत्ता के रूप में कहलाएगा, तो इस फोर्ट विलियम का जो निर्माण हुआ इसमें कौन से 3 प्रमुख गांव थे, तो सूतानदी, कालीकट, गोविंदपुर, इन तीनों को ही मिला के आपका
फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए और कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। आगे देखते हैं हम। भारत में फ्रांसीसियों की जो प्रथम कोठी थी वो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी 1668 में। हमने इसको पढ़ा भी था अभी बॉक्स में। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया जो कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी इन दोनों ही कंपनियों के बीच में 3 प्रमुख कर्नाटक युद्ध होते हैं जो सामान्यतः भारत के साथ साथ इनके यूरोपीय संघर्षों का भी परिणाम रहा। तो पहला कर्नाटक युद्ध, इसमें ये मैचिंग आता है कि आपको पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक, उनके ईयर वाइज भी मैचिंग आते हैं पेपर में और कभी कभी उनकी संधियों के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था पहला युद्ध, जिसकी संधि 1748 में एक्सला सापेल की संधि हुई और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार जैसे युद्ध समाप्त होता है तो भारत में भी कर्नाटक का युद्ध भी समाप्त हो जाता है। दूसरे कर्नाटक युद्ध को देखेंगे तो 1749 से 54 के बीच में हुआ था और इसमें फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले की हार हुई थी और जिसकी वजह से फ्रांस की सरकार ने क्या किया, इसको वापस बुला लिया और उसकी जगह पे गोडेहू को जो है कि भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया और यहाँ पे इस युद्ध की समाप्ति पौंडीचेरी संधि 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। तो पहला जो है कि आपको एक्सला सापेल के संधि के द्वारा होता है 1748 में, दूसरा 1755 पौंडीचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हो रहा है और तीसरा अगर आप देखेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 के बीच में हुआ जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था और ये सप्तवर्षीय युद्ध ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के बीच हो रहा था, यानी यूरोपीय सप्तवर्षीय युद्ध का ये परिणाम था जो पेरिस की संधि के साथ ही समाप्त हुआ। तो पहला युद्ध आपका एक्सला सापेल संधि से, दूसरा पौंडीचेरी से, तीसरा पेरिस की संधि से समाप्त हुआ और 1760 में अंग्रेजी सेना सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई हुई, फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया और मैंने बताया था कि 1759 में डचों को हराते हैं वेदरा के युद्ध में और 1760 में फ्रांसीसियों को हराते हैं वांडीवास के युद्ध में और 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। फिर बाद में 1763 में जब आपकी पेरिस की संधि होती है तो उस पेरिस की संधि के द्वारा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़ दिया और शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया और उसी तरह 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में जितने भी क्षेत्र थे ये सारे के सारे प्रदेश आज़ादी तक जो है कि फ्रांसीसियों के कब्जे में बने रहे। तो ये था आपका यूरोपीय कंपनियों का एक संक्षिप्त विवरण और हम अगला चैप्टर जो है कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और जल्दी आएगा, किसी वजह से गैप हो गया लेकिन अब गैप नहीं होगा और रहेगा नेक्स्ट बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।